कार कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है। एक नहीं, 5 वैक्सीन्स आ गई हैं। फाइज़र, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक। वैक्सीन्स इतनी जल्दी कैसे आ गई हैं? देखिए, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस महामारी में सब डॉक्टर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था कोरोना वायरस का इलाज करना। अब इमेजिन करिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी स्पेशलिटीज़ के, चाहे वो मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, 50 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स का सिर्फ एक मकसद रह गया था, वो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना। जब दुनिया के सबसे बेस्ट दिमागों ने काम करना शुरू किया, तब जाके वैक्सीन्स के बारे में आइडियाज़ मिले और वैक्सीन्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले अगर किसी बीमारी की वैक्सीन बनानी होती है तो उसमें कुछ चुनिंदा लोग लगते थे। दूसरी बात यह है कि इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां सामने आई हैं, फंडिंग्स बहुत हुई हैं, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने खूब फंडिंग की है, तब जाकर कोरोना की वैक्सीन्स आ पाई हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये वैक्सीन्स जेन्युइन है या काम करेंगी या नहीं करेंगी। कोरोना वायरस बहुत ही अनोखा वायरस है, बीमारी है। इसने हमें जितना जल्दी सिखाया है, इतना जल्दी हमें किसी भी बीमारी के बारे में पता नहीं चला। सिर्फ 3 महीनों के अंदर हमें पहली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में पता लग गया और 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास 15 से 20 दवाइयाँ कोरोना के बारे में डेवलप हो गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर्स एक साथ एकजुट होकर रिसर्च में लग गए कि कौन सी दवाई इसमें काम करेगी, ये बीमारी क्या है, इसकी नेचुरल कोर्स क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, ये कैसे करता है। जब सब दुनिया एकजुट हो गई, इसलिए हमें इसके बारे में इतना जल्दी पता लग पाया है। अगला सवाल है कि विभिन्न प्रकार के टीके क्या हैं। वर्तमान में रिसर्च के अंडर 250 से अधिक वैक्सीन्स हैं और इनमें से 50 एडवांस फेज 3 ट्रायल्स में पहुंच चुकी हैं। तो आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। इसमें से 5 वैक्सीन्स को अनुमति मिल चुकी है। ये सभी निष्क्रिय वैक्सीन है। भारत में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। जैसे वैक्सीन्स या किसी ड्रग के उत्पादन में 3 चरण होते हैं, तो चरण 1 और चरण 2 में इन वैक्सीन्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इन्होंने अपनी एफिकेसी को साबित कर दिया है। कुछ जगह पे फेज़ 3 ट्रायल्स इनके अभी भी चल रहे हैं। इनको अभी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत अनुमति मिल गई है लगाने की। इसका मतलब ये होता है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का कि ये वैक्सीन शुरुआत में सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड लोगों को लगेगी, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, जिससे कि हमें कुछ और एडिशनल छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता लग जाए। इसमें क्लिनिकल एफिकेसी के बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं या ये नहीं है। दूसरा सवाल है कि वैक्सीन के लिए क्या सावधानियां हैं। किसी को इसके किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, बुखार है, कहीं से ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कहीं से खून का स्राव हो रहा है, या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं या स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ये वैक्सीन्स अभी रिकमेंडेड नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन वैक्सीन्स के? प्रत्येक वैक्सीन के साथ थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता ही है, जिसका मतलब ये होता है कि वास्तव में वैक्सीन आपके शरीर में कुछ कर रही है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंजेक्शन की जगह पर दर्द या सूजन होना, ऊपरी बाह में अकड़न या कमज़ोरी, बुखार, सर दर्द, उल्टी का मन। बहुत रेयरली किसी को थोड़ी सी ज़्यादा एलर्जी हो सकती है। रिस्क भी इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होने पर पैरासीटामोल लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मुझे विभिन्न प्रकार की दवाओं से एलर्जी है, तो क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, आपको लेनी चाहिए, क्योंकि दवा अलग है और वैक्सीन के अंदर अलग कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो वैक्सीन से भी एलर्जी होगी। अगर आपको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, जैसे कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि फाइज़र की वैक्सीन में है, तो ज़रूर आपको फाइज़र की वैक्सीन ना लेकर दूसरी वैक्सीन आप इसमें ले सकते हैं। इंडिया में वैसे भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल है, फाइज़र की अवेलेबल नहीं है।
क्या टीके से कोविड वायरस हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये निष्क्रिय टीका है। इसके अंदर कोई भी लाइव कोविड-19 का कोई भी तत्व नहीं है, तो इसे कोविड-19 होने की संभावना ही नहीं है। ये किन-किन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए वैक्सीन? इसकी रिसर्च अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों में ही हुई है, इसलिए ये 18 साल से कम लोगों में नहीं रिकमेंडेड है। ऐसे ही प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली महिलाओं में भी रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि रिसर्च में उसमें अभी तक ये सेफ़ बताया गया है, लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। 5 वैक्सीन्स में से सबसे कौन सी अच्छी वैक्सीन है? जितनी भी वैक्सीन्स अभी तक आई हैं, सबकी एक ही सुरक्षा और इफ़ेक्टिवनेस की प्रोफाइल है। सभी एक जैसा काम करती हैं और सबके लगभग एक जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अपने अवेलेबिलिटी के ऊपर पे जो भी अवेलेबल है आप वो वैक्सीन लगवाइए। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही बिल्कुल समान है, कोई फ़र्क नहीं है। टीकाकरण के बाद क्या मैं बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये टीके लगभग 70 से 90% रोगियों में गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती या मृत्यु से रोकते हैं और सिर्फ 50 से 60% लोगों में असिम्प्टोमेटिक बीमारी रोकने में प्रभावी हैं। मतलब रोगियों में उनके शरीर में वायरस तो होगा, लेकिन वो गंभीर लक्षण या कोई भी लक्षण प्रकट नहीं करेंगे और चांस ये है कि वो वायरस को ट्रांसमिट करें। इसलिए आपको सामाजिक दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती रहेगी जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी पूरे की पूरी सोसाइटी में डेवलप नहीं होती है। अगला सवाल कि मैं कोरोना वायरस से पीड़ित था या मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था, तो क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन से आपको मजबूत इम्यूनिटी बनती है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बन जाएं और आपको वायरस से सुरक्षा मिले। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपके अंदर अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं करता है और उसकी इम्यूनिटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है। तो लंबे टाइम इम्यूनिटी के लिए आपको वैक्सीन इसमें लेनी ही पड़ेगी। यह बात अलग है कि आप प्राथमिकता में नहीं होंगे और सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम में वो अंतिम होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या जिसकी इम्यूनोप्रेसिव मेडिसिन या बायोलॉजिकल चल रही है, तो क्या टीका लगवाना चाहिए? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसमें कंसेंसस सब लोगों का दुनिया भर में सब ने यही बोला है कि ये डेड वैक्सीन से बनी हुई हैं ये वैक्सीन्स, इसमें कोई भी जीवित तत्व नहीं है, इसलिए वैक्सीन्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिन भी लोगों को ऑटोइम्यून बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनोसप्रेसिव या बायोलॉजिकल मेडिसिन चल रही है, वो इस वैक्सीन को बिल्कुल सेफली ले सकते हैं। ये बात अलग है कि कोवैक्सीन ने चेतावनी जारी की है, वो इसलिए की है क्योंकि कोवैक्सीन अभी भी फेज़ 3 ट्रायल्स में चल रही है, लेकिन अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि ये वैक्सीन इतने भी लोग जिनको गंभीर बीमारी होने की आशंका है उनको लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स। सवाल के टीका लगने के कितने टाइम के बाद इम्यूनिटी बनेगी? ये टीका दूसरी डोज के 1 से 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी प्रदान करेगा और आप कम से कम 6 महीने तक इम्यून रहेंगे। चूँकि परीक्षण हाल ही में शुरू हुए हैं, इसलिए अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इम्यूनिटी कितने दिन तक या कितने महीनों तक चलेगी। हो सकता है कि काफ़ी लंबी चले। टीका किसे मिलेगा या फिर मेरा नंबर कब आएगा? सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, आर्मी। इसके बाद नंबर आएगा बुज़ुर्गों का या कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, गठिया जैसे मरीज़ों का। आम जनता उसके बाद आएगी और सबसे आखिर में वो लोग आएंगे जो कोरोना बीमारी से उभर चुके हैं। टीके कितने लगते हैं? 2 टीके लगते हैं। जितनी भी वैक्सीन आती हैं सबके 2 टीके हैं। दूसरा टीका 1 महीने के बाद दिया जाता है और ये ऊपरी बाह में लगाया जाता है। अगर एक ही टीका लगाया जाए तो उससे क्या होगा? एक टीका आपको कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं वो पर्याप्त रूप से एक्टिव नहीं हुए हैं और आपको इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी। 2 टीके आवश्यक है लगाना और फ्यूचर में पता चलेगा कि बूस्टर डोज कब लगानी चाहिए। क्या होगा अगर दूसरी खुराक से चूक गया? अब जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी डोज लगवा लीजिए।
कि मुझे दूसरी खुराक के लिए क्या मैं अलग वैक्सीन ले सकता हूँ, क्योंकि पहली वैक्सीन से मुझे थोड़ी सी एलर्जी हुई थी। नहीं, आपको सेम वैक्सीन लगवानी है दूसरी बार भी जो आपने पहले लगवाई थी, क्योंकि सभी वैक्सीन्स एक अलग तरीके से काम करती हैं, उनका एक अलग मैकेनिज़्म है काम करने का। जब इम्यून सेल्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं वो बार एक ही तरीके से एक्टिवेट होते हैं एक ही वैक्सीन के द्वारा, तब जाके वो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। अगर आप अलग अलग टीके लगाते हैं जिनका काम करने का तरीका ही अलग है, तो आपके अंदर इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। मुझे टीका लगा है, कब गर्भ धारण करने का प्लान कर सकती हूँ? कम से कम 2 महीने के बाद ही आप गर्भ धारण करने का प्लान करिए। अंडे से एलर्जी है तो क्या वैक्सीन ली जा सकती है? जी हाँ, जितनी भी वैक्सीन्स आई हैं उसमें अंडे का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, तो इसमें अंडे से एलर्जी होने वाले लोग भी इसको आराम से लगवा सकते हैं। कुछ टीकों में पोर्क पाया गया है, पोर्क का यूज़ होता है, तो क्या ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है? सऊदी अरब के कई इस्लामिक फाउंडेशंस ने फतवा जारी किया है कि ये टीका हलाल है, और मुस्लिम्स पोर्क कंपोनेंट होने के बावजूद इस टीके को लगवा सकते हैं और लगवाना चाहिए। वैक्सीन के साथ अल्कोहल का क्या इंटरेक्शन है? थोड़ा सा अल्कोहल कुछ नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा अल्कोहल आपको नहीं लेना है। टीकाकरण के 2 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद तक आपको अधिक शराब के सेवन से बचना चाहिए। कोरोना का नया स्ट्रेन आया है जिसने ब्रिटेन में कहर मचा रखा है। क्या ये वैक्सीन जितनी आई हैं काम करेंगी? जी हाँ, रिसर्च में ये दिखाया गया है कि ये सभी वैक्सीन्स नए वायरस के खिलाफ भी काम करती हैं। इंडिया में मैं वैक्सीन के लिए ख़ुद को कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? भारत ने कोविन नाम की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है, और उसके अंदर सभी जानकारी और पंजीकरण की प्रक्रिया बताई गई है। आप उस पर जाकर अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, उसका आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। नमस्कार।